तो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लॉ को। और फर्स्ट लॉ में हमारी ये बात हुई थी कि किस तरह से जो है हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और हमने बात करी थी कि इंटरनल एनर्जी को दो तरीक़ों से चेंज किया जा सकता है और तरीके हैं हीट और वर्क से। ठीक है, आज हम लोग एंथैल्पी को स्टार्ट करने वाले हैं। और एंथैल्पी स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको ये बता दूं कि एंथैल्पी आने से पहले भी थर्मोडायनेमिक्स चलती थी। ऐसा नहीं था कि एंथैल्पी से पहले थर्मोडायनेमिक्स चलती नहीं थी, चलती थी, बढ़िया चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इंटरनल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट के चेंज को, हीट के एक्सचेंज को डिनोट करती है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू वी के। बोलो याद है कि नहीं? बट एक्चुअल में जो प्रोसेसेस होते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, लैब में जो प्रोसेसेस हम लोग करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होते, वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर। यानी हमने ज़रूरत महसूस करी कि एक ऐसा टर्म हो जो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें जो है हीट का चेंज मेज़र करके दे, तो वो एंथैल्पी होती है। क्या होती है? एंथैल्पी। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंजेस को मेज़र करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया थर्मोडायनेमिक्स में जिसे एंथैल्पी कहा जाता है। इससे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट एक्सचेंजेस को मेज़र कर रहे थे और उसे इंटरनल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर रहे थे। बट हमने महसूस किया कि ज़्यादातर चीज़ें जो कर रहे हैं लैब में वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही हैं। क्या कहना चाहता हूँ, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ एक बीकर है और बीकर में पानी ले रखा है। इस पानी पर मैं कुछ अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैंने इस पानी को हीट करना शुरू किया, इस वाटर को आपने हीट करना शुरू किया। बताओ प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम कर रहा हूँ मैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूँ? कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम कर रहा हूँ। कैसे कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूँ कि भैया एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो इस पे कैसा लग रहा है? कांस्टेंट लग रहा है। कैसा लग रहा है? कांस्टेंट। वॉल्यूम इसका कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम किसी भी एंगल से कांस्टेंट नहीं है। आप इसे हीट करना शुरू करो, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट पर हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम कहाँ करते हैं? बोलो, कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। और ये नॉर्मली आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये काम चल रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि यार ऐसा करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर भी हम एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं। तो वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले भी थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से चलती थी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एंथैल्पी और चलो मिलते हैं एंथैल्पी से। एंथैल्पी कैपिटल एच से इसे डिनोट किया जाता है। क्या क्या इसके बारे में बातचीत हो सकती है? तो एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी गिव्स एनर्जी चेंजेस। ये जो बात आपको ध्यान रखनी है अपने दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए, गिव्स एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर हम एंथैल्पी को जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि क्वेश्चन में अगर एंथैल्पी दे रखी है तो प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंथैल्पी कैलकुलेट प्रेशर को कांस्टेंट करके की जाती है, ऐसे बोल रहा हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एंथैल्पी दे रखी है तो अपनी तरफ से मत कह देना कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया भैया। वो एंथैल्पी जो दे रखी है ना वो कैलकुलेट करी होगी प्रेशर को कांस्टेंट करके। वो एंथैल्पी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कैलकुलेट करी होगी प्रेशर को कांस्टेंट करके। बट अगर एंथैल्पी गिवन है दैट डजंट मीन कि प्रेशर कांस्टेंट है। समझ में आई है ना बात क्या कही है मैंने? ठीक है, तो सबसे पहले एंथैल्पी का जब हम पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में करेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि एंथैल्पी एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट प्रेशर पर हमें एनर्जी के चेंजेस के बारे में बताता है। फिर आगे, दिस इज ए स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन होने की वजह से मैं इसका चेंज ही मेजर करने वाला हूँ। वैसे भी थर्मो में मैं ज़्यादातर चेंजेस ही मेजर करूँगा। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इनके मतलब पता है ना सारी बातों के, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर, स्टेट पे डिपेंड करता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अमाउंट पे,
किस पे, अमाउंट पे, ठीक है। इसके बाद एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताओ इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किसका फंक्शन था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। याद है वो फॉर्म जो लिखते थे, चलो वेरी गुड। वो करने वाला हूं ना थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी कर दूं अब तो। हाँ तो बताओ, अगर मैं एंथैल्पी को एक्सप्रेस कर सकता हूं एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि भाई जो एंथैल्पी है वो क्या है, फंक्शन है किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का। तो बताओ स्मॉल चेंज इन एच क्या होगा, तुम लोग कहते चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बोलो, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी, बोलो आसान है, प्लस डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी। इजी है। तो ये है एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का तरीका। हालांकि हम इसे यूज नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, बट ठीक है, हमने समझ लिया कि एंथैल्पी जो है इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अब अलग अलग केसेस के बारे में बात करते हैं। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस के केस में ये वाला जो टर्म है ये क्या होता है, जीरो। ऐसे ही हमने डेल्टा यू के बारे में भी बात करी थी। तो देखो फॉर आइडियल गैस मैं बात कर रहा हूँ, फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होगा, ये जो टर्म है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो बताइए मैं लिख सकता हूं डी एच इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी। और ये जो टर्म है, अब इतनी हमें जानकारी हो चुकी है कि हम इसे क्या कहने वाले हैं, सीपी। पिछली बार सीवी कहा था और एक्सप्लेन भी कर दिया था, क्योंकि सीपी और सीवी क्या होते हैं, हीट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये हीट अपॉन टेम्परेचर ही है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो आपने डी एच लिख दिया है सीपी डी टी, दिस इज फॉर 1 मोल, किसके लिए, 1 मोल के लिए। सो फॉर 1 मोल है ये। चलो कलर चेंज करके लिखते हैं। तो फॉर्मेट अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें रटनी नहीं पड़ती हैं भाई चीजें, ठीक है ना। तो ये है फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। यही मैं n मोल के लिए कहूं तो डी एच बराबर होगा एन सी पी डी टी। ऑब्वियसली इंटीग्रेट करने के बाद डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी आएगा। अब मैं सी पी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के इस इक्वेशन को लिख रहा हूं। आइडियल गैस के लिए सी पी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। बाकी करेगी तो ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे यार, और क्या करेंगे, है ना, इतनी मैथ फिर हमें लगानी पड़ेगी। तो एक फार्मूला हमने निकाल लिया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर रहेगी कहानी। चलिए तो अब हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं डेल्टा एच को डेल्टा यू के साथ। ये तो हमने एक तरीका देखा कि इस तरह से हाँ कैलकुलेशन किया जा सकता है, बट हमारे सिलेबस में ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो डेल्टा एच और डेल्टा यू के किसके लिए हैं, डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन से है। तो इसको कॉपी कर लिया है आपने, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, चलिए निकालते हैं भैया रिलेशन निकालने के लिए चलेंगे हम फर्स्ट लॉ के पास। तो फर्स्ट लॉ के पास मैं जा रहा हूं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। डब्लू की जगह पे लिखो, डेल्टा यू की जगह पे भी अब चेंज ही कर लेते हैं, यू टू माइनस यू वन, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल्स टू क्यू और डब्लू की जगह माइनस पी डेल्टा वी, या चलो ठीक है अब अगले स्टेप में ही करूंगा, U2 माइनस U1। एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग चल रहे हैं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर
कांस्टेंट प्रेशर पर मैं इसे QP लिख रहा हूं, माइनस V2 माइनस V1 लिख सकते हैं डेल्टा V को, तो P बनेगा हमारा, P तो कांस्टेंट है, V2 माइनस V1, U2 माइनस U1 बराबर बनेगा QP, बोलो ओपन करो, माइनस PV2 प्लस PV1। थोड़ा सा रीअरेंज करें, इन टर्म्स को इधर लेके आए, रीअरेंज करके इन टर्म्स को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा U2, देखो इधर प्लस PV2 माइनस, इधर लेके आओगे इसे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या ले रहा हूं, कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन सकता है U1 प्लस PV1 इज इक्वल्स टू QP। बस यहीं से हम डिफाइन करेंगे एक टर्म एंथैल्पी, ठीक है, जो एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे अभी हम पढ़ के आए वो ये वाला टर्म है कि भाई बार बार U प्लस PV लिखने की जगह मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एंथैल्पी, तो हम एंथैल्पी डिफाइन करेंगे H बराबर U प्लस PV। स्टेट 1 पर U1 प्लस PV1, स्टेट 2 पर U2 प्लस PV2, तो ये बनेगा आपका H2, ये बनेगा आपका H1 बराबर QP। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा H इज इक्वल टू QP। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन सबसे पहले तो ये आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, डेल्टा U किसके बराबर था, QV। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया यहां से कि बार बार भाई U प्लस PV ना लिख के हम क्या करेंगे, H लिखा करेंगे, तो H इज बेसिकली U प्लस PV, H इज बेसिकली U प्लस PV। तो बार बार आप U प्लस PV लिखने की जगह हमने एक सिंपल सा टर्म डिफाइन कर दिया एंथैल्पी, और एंथैल्पी बना H बराबर U प्लस PV। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी सी मैथ और बची है, उसको और कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको उठा के लेके आओ यहां पर, तो ये बनेगा H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, U प्लस PV, कोई समस्या नहीं है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो ये बनेगा DH इज इक्वल्स टू DU प्लस D, हाँ वो एक बार P कांस्टेंट लेके वॉल्यूम, एक मतलब आपको जो है एक बार P कांस्टेंट लेके वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, एक बार V कांस्टेंट लेके प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है। तो ये सारे ही स्टेट फंक्शंस हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल्टा H इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये है आज की क्लास का सबसे मुख्य आकर्षण, ये आपको भैया ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब आप इसी को याद रखो, जब भी प्रोसेस अलग अलग आए, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोले तो P बाहर आ जाएगा डेल्टा से, आइसोकोरिक बोले तो V बाहर आ जाएगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तो दोनों अंदर रहेंगे, ये हम चीजें चेंज करेंगे। आप इसे कॉपी करो, मैं इसकी शक्ल बदलना शुरू करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए इसकी अलग अलग शक्लें चेंज हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं कहूं तुमसे प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर P इज कांस्टेंट, तो हम इस इक्वेशन को कैसे देखेंगे, डेल U प्लस P डेल V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हम इस इक्वेशन को कैसे देखेंगे, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस V डेल P। अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस केस में इफ बोथ आर चेंजिंग, इफ बोथ आर चेंजिंग, दोनों चेंज हो रहे हैं, इन दैट केस डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV। और इसे लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान देना, इसे आप लिखोगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1।
दोनों पे चेंज सेम है तो मल्टीप्लाई में ही चेंज आएगा, ठीक है ना, अलग अलग मत कर देना प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे ही होना है ये। अच्छा, ये तो हुआ कंडीशंस के लिए। अगर रिएक्शन दे रखी है तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो फॉर केमिकल रिएक्शन, सुन लो, फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हाउ वुड यू मॉडिफाई दिस इक्वेशन? तो केमिकल रिएक्शन के लिए देखिए, हम ये जानते हैं इन्वॉल्विंग गैसेस, ठीक है ना, गैसेस अगर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं तो हम जानते हैं गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ठीक है। दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी पी वी बराबर बनेगा डी एन आर टी के, ठीक है ना। करो इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, डेल्टा पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो बताओ डेल्टा पी वी बराबर बनेगा, मोल्स चेंज हो रहा है बेटा, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में गैस के मोल्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोल्स चेंज भी हो सकते हैं। तो दो ही चीज कांस्टेंट हैं, आर और टी, तो सिर्फ आर और टी बाहर आएंगे तो ये बनेगा डेल्टा एन जी, और आर और टी डेल्टा से बाहर रहेंगे, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या दिखा रहा है, बहुत ध्यान से सुनते जाना, डेल्टा एन जी दिखा रहा है चेंज इन गैशियस मोल्स, गैशियस मोल्स, गैशियस मोल्स के चेंज को डेल्टा एन जी दिखा रहा है। और गैशियस मोल्स के चेंज का मतलब क्या है, गैशियस मोल्स के चेंज का मतलब है डेल्टा एन जी बराबर होगा मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। क्या समझे? तो सिर्फ गैस के मोल्स को देखना है, अभी कर करके दिखाऊंगा, पहले सुन लो। गैस के मोल्स को देखना है, लिक्विड और सॉलिड के मोल से कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेल्टा पीवी की वैल्यू यहां पुट करते हो तो हमें फॉर्म मिलेगी रिएक्शंस के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे होगे रिएक्शंस के केस में, और डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए, बिना डेल्टा एन जी के काम बनने वाला तुम्हारा है नहीं किसी भी एंगल से, ठीक है ना, क्लियर रहेगी। कॉपी करो इसे और फिर मैं आपको डेल्टा एन जी निकालना सिखाता हूं। लिख लिया? हाँ, देखो डेल्टा एन जी निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एन जी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा एन जी निकालने के लिए आपको सिर्फ गैसियस मोल्स की चिंता करनी है और किसी की चिंता नहीं करनी है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखी होती, मान लो कोई रिएक्शन लिखता मैं कि भाई मेरे पास CaCO3 सॉलिड है और ये हीट करने पर CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए अगर मुझे डेल्टा एन जी निकालना है तो गैस के प्रोडक्ट्स मोल्स इन गैशियस प्रोडक्ट्स मोल्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट मोल्स, तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल्स हैं बताओ, एक, माइनस, देखो ये तो सॉलिड है इसको नहीं करेंगे, ये भी सॉलिड है इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 1। तो बहुत आसान है, डेल्टा एन जी निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ हमें गैस के मोल्स की चिंता करनी होती है इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं करने, थोड़ा सा रुक के, लेकिन अभी हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ लें, थोड़ा वर्क के बारे में और बता दूं, फिर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। देखो नाम में बड़ा कंफ्यूजन है इनके, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, नाम से क्या लगता है हमें? नाम से लगता है कि भाई जैसे कोई ऐसे प्रोसेस की बात हो रही है जो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, कि जैसे रिएक्शंस मत समझ लेना इन्हें, कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि आप इन्हें रिएक्शन मत समझ लेना। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन अलग चीज है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस अलग चीज है,
बात समझ में आ रही है? तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस अलग हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस अलग है। ये दो डिफरेंट बातें हैं, इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है। बात समझ में आई? चलो सीखते हैं किसको कहते हैं रिवर्सिबल, किसको इरिवर्सिबल। एक सिचुएशन लेते हैं, दो सिचुएशंस लेंगे हम लोग। पहले एक सिचुएशन लेता हूँ। ये मान लो एक बिल्डिंग है और तुम मुझे बताना ये क्या है, ये क्या बनाया है मैंने? हाँ हाँ वेरी गुड, खिड़कियां बनाई हैं ये मैंने, ठीक है। तो ये दूसरी बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग की खिड़कियां हैं, ठीक है। और ये तुम हो, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, हाँ अभी तुम्हें क्या करना है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना है, ठीक है ना। तो मैं दो रास्ते बता रहा हूं तुम्हें। पहला रास्ता है कि तुम, बढ़िया जंप है तुम्हारी और तुमने जंप लगाई और तुम कूद के यहां पहुंच गए, ये तुम पहुंच गए यहां पर भाई, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका था कि मैं यहाँ पे एक लैडर रख देता, एक लैडर रख देता और इस लैडर के थ्रू तुम स्टेप बाय स्टेप जाते, पहले यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, ऐसे करके। जो पहला रास्ता है जिसमें आपने जंप लगाई थी वो रास्ता इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का कतई ये मतलब नहीं है कि जब तुम इस बिल्डिंग पे पहुंच गए तो तुम वापस नहीं आ सकते, अब दोबारा कूद जाओ। तो इरिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबल का मतलब है प्रोसेस सिंगल स्टेप में होगा। प्रोसेस किस में होगा? सिंगल स्टेप में होगा। सिंगल स्टेप अगर प्रोसेस हो रहा है उसे इरिवर्सिबल कहा जाता है, एक बार में हो जाएगा, ठीक है। और भी बात करेंगे अभी। और जो रिवर्सिबल, ये जो दूसरा लैडर के थ्रू जा रहे हो, इसे रिवर्सिबल पाथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल पाथ कहते हैं। ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में पूरा होता है, ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में पूरा होता है, धीरे 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 ऐसे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, रिवर्सिबल प्रोसेस को किसी भी पॉइंट पर रोककर वापस ओरिजिनल कंडीशन तक रिवर्ट किया जा सकता है। मैं जैसे तुमसे कहूं कि तुम यहां पहुंचे थे, मैं तुमसे कहूं रुक जाओ और वापस आ जाओ एक कदम, तो तुम एक कदम वापस आ सकते हो। मैं कहूं 2 कदम वापस आ जाओ, आ सकते हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हो। किसी भी पॉइंट पर प्रोसेस को रोककर उसे रिवर्स किया जा सकता है। क्या ऊपर ऐसा किया जा सकता था? क्या मैं तुमसे कहता कि यहां रुक जा भाई, यहां रुक जा और वापस आ जा? नहीं ना। जब तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं क्या नहीं कर सकता? प्रोसेस को रोक नहीं सकता। तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सिंगल स्टेप प्रोसेस है। डोर को क्लोज कर देना। एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। कौन सा? आपका इरिवर्सिबल। और जो रिवर्सिबल हैं वो कैसे हैं? मल्टीपल स्टेप और इनफाइनाइट स्टेप्स, अगर मैं कहूँ तो प्रॉपरली इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। और भी चीज़ें हमें इनके बारे में बात करनी है। एक और सिचुएशन से उस चीज़ को हम समझ पाएंगे। मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ, उसमें आप मुझे बताएंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल जा रहा है या इरिवर्सिबल। ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ एक गैस भरी हुई है, कोई समस्या नहीं है, ये गैस भरी हुई है, ठीक है। समस्या होगी भी तभी भी, गैस को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है भाई, तुम्हारी समस्या से गैस तो भरी हुई है यहाँ पे, है ना। अब आपने क्या किया? आपने एक ईंट रख दी यहाँ पर, ईंट रख दी। अच्छा, ईंट रखने से पहले बताओ, ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। पिस्टन मूव नहीं कर रहा है तो मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है, यही मतलब है इस बात का। अब आपने ईंट रख दी, ईंट रख दी तो बोलो ये पिस्टन क्या करेगी? नीचे जाएगी। अब ये पिस्टन यहाँ कहीं पहुँच गई, लाइक दिस। ये पिस्टन यहाँ पहुँच गई, ये पिस्टन यहाँ पे पहुँच गया, आपका गैस कंप्रेस हो गया। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मैंने प्रोसेस रिवर्सिबली किया या इरिवर्सिबली? रिवर्सिबली किया या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल किया ना, एक बार में हो गया। ईंट रखी, पिस्टन बीच में तो कहीं रुकेगी नहीं, पिस्टन बीच में तो कहीं नहीं रुकी होगी ना, एक बार में ही जहां पहुंचना है उसे वो पहुंच गई, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे हुआ है? इरिवर्सिबली हुआ है। कैसा हुआ है? इरिवर्सिबली हुआ है। इसी चीज को कराने का एक दूसरा तरीका है। मेरे पास फिर से सेम कंटेनर है, सेम पिस्टन है,
सेम गैस भरी हुई है, सब कुछ सेम है। इस बार मैंने क्या किया, लेकिन डिफरेंस देखना, मैंने नहीं किया, ये तुम लोगों ने किया, क्योंकि तुम लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा समय है, फालतू तुम लोग बैठे रहते हो, मोबाइल चलाते हो, तो इसलिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय था। तो मैंने कहा तुम इसी काम को, पिस्टन को यहीं तक पहुंचाना है, रिवर्सिबली करके दिखाओ। तो तुमने क्या किया, इस ईंट का पाउडर बना लिया, इस ईंट का क्या बना लिया हमने, पाउडर बना लिया, इसको एकदम महीन पीस के इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किया जा सकता है ना, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को। अब आप क्या करते हो, एक पार्टिकल डालते हो इस पिस्टन पे, ये पिस्टन बहुत जरा सा मूव करेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। फिर दूसरा पार्टिकल डाला, फिर जरा सा मूव किया, फिर पार्टिकल डालते डालते जब आप टोटल ईंट का वेट ट्रांसफर कर दोगे तो ये पहुंचेगा तो वहीं, ये पहुंचेगा तो वहीं, क्योंकि वेट तो उतना ही है भाई, ईंट का वेट थोड़ा ही कम हुआ। लेकिन इस बार प्रोसेस रिवर्सेबली किया गया है, इस बार प्रोसेस रिवर्सेबली। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करना कि जैसे ही आप एक पार्टिकल ड्रॉप करोगे तो पार्टिकल ड्रॉप करने पर ये पिस्टन बहुत छोटी सी लेंथ से जो है मूव करेगा, बहुत छोटी सी लेंथ से मूव करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, यानी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो जाए। बाहर का प्रेशर इस पिस्टन को नीचे लाना चाहता है, इसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, ये काम करना चाह रही है, ये फोर्स वो फोर्स है जो प्रोसेस कराना चाह रही है। और नीचे से जो गैस प्रेशर लगा रही है ऊपर, वो है अपोजिंग फोर्स। वो कौन सी फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, वो प्रोसेस को रोकना चाह रही है। तो एक चीज और नोटिस करो कि जब रिवर्सिबली काम होता है तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स लगभग सेम ही होते हैं। कितना ही अंतर है दोनों में, एक पार्टिकल का, नन्हे से पार्टिकल का ही तो डिफरेंस है दोनों में। तो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स लगभग कैसे होते हैं, सेम। एक और चीज, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप देखो गैस का जो प्रेशर है वो हर पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। भाई एक दूसरा ड्रॉप डालोगे तो फिर थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, फिर अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर हो जाएगा, फिर दोबारा ड्रॉप डालोगे एक और तो फिर रुक जाएगा, अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर हो जाएगा। यानी एट एवरी पॉइंट जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर ही चल रहा है, लगभग लगभग मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना, मेजरमेंट किए जा सकते हैं। यहां नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहां क्या है, जैसे ही ईंट डाली ये यहां आकर ही रुकेगी, ये यहां आकर ही रुकेगा। तो यहां पर ना आप क्या कर सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना उनके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है मैं वेरिएशन डिफाइन कर सकता हूं कि कितना प्रेशर बदलने से कितना वॉल्यूम बदल रहा है। देखो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम थोड़ा सा बदला होगा, तो गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है प्रेशर के साथ, मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं, स्टडी कर सकता हूं, जबकि यहां नहीं किया जा सकता ये काम। जैसे ही ईंट रखोगे पिस्टन तो नीचे आने लग जाएगी, अब बीच में तो कहीं रुकेगी नहीं, तो मैं कैसे जो है मेजर करूंगा कि किस हिसाब से प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है आपस में, तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, इक्वेशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, इक्वेशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ईंट रखूंगा तो ज्यादा प्रेशर पहले यहां लगेगा, इधर वाली गैस कंप्रेस होगी और फिर इधर अभी तक पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर कुछ हुआ है ना। तो यहां तो वॉल्यूम कंप्रेस हो चुका होगा गैस का, लेकिन यहां नहीं हुआ होगा। तो पूरी बीकर में, पूरे सिस्टम में कांस्टेंट नहीं है, ये जो चेंज हुआ है इरिवर्सिबल, ये पूरे सिस्टम में कांस्टेंट नहीं हुआ है। जबकि यहां जब एक पार्टिकल ड्रॉप करोगे तो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तसल्ली से रुकेगा पहले, फिर दूसरा पार्टिकल करने पर फिर दोबारा चेंज होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेजरमेंट किए जा सकते हैं, यहाँ पर स्टडी की जा सकती है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इज ओनली डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो सिर्फ रिवर्सिबल का बना सकता हूँ, इरिवर्सिबल का नहीं बना सकता। कैसे कि भाई प्रेशर रखा, वॉल्यूम रखा,
ठीक है। अब प्रेशर थोड़ा सा चेंज किया, वॉल्यूम थोड़ी सी चेंज हुई, मार्क कर दिया, फिर प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुई, मार्क कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया, फिर ऐसे करते करते डॉट बनाता चला जाऊंगा और फिर उनको जोड़कर ग्राफ बना दूंगा। लेकिन सोचो ये वाली कंडीशन होती तो प्रेशर एक साथ बढ़ा है, प्रेशर एक साथ बढ़ा है और वॉल्यूम एक साथ कम हुआ है, इंस्टेंट पे ही तो हुआ ये काम। तो प्रेशर एक साथ बढ़ेगा, वॉल्यूम एक साथ कम होगा, तो यहां ग्राफ नहीं बनते। ये मैंने हालांकि रिप्रेजेंट कर दिया, बट ऐसे नहीं होगा, ये सेम टाइम पे होगा। एट द सेम इंस्टेंट प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड। आप इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन नहीं कर पाओगे, ग्राफ नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस को इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन किया जा सकता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं किया जा सकता। इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम सेटअप होंगे यहां पर रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में नहीं होंगे। इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम सेटअप होंगे कहां? रिवर्सिबल में, हर बार एक डॉप के बाद। प्रैक्टिकल कौन सा है दोनों में से? अगर तुम इस पिस्टन को यहां लाना ही चाहते हो तो तुम मुझे बताओ, अपने कॉमन सेंस के आधार पे बताना, कोई साइंस नहीं आती तुम्हें, तुम्हें ये पिस्टन यहां लाना है, कैसे लेके आओगे? या पाउडर बना के? ये प्रोसेस प्रैक्टिकल होते हैं, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रियल। और ये रियल नहीं होते, ये इमेजिनरी होते हैं। तो फिर हमने पढ़े क्यों भाई? जब है ही नहीं कोई चीज़ तो हम पढ़ क्यों रहे? ये आपको लिमिट देते हैं। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो मैक्सिमम कितना वर्क गैस सिस्टम कर सकता है, मिनिमम कितना वर्क हो सकता है, ये लिमिट देते हैं। अभी बताऊंगा थोड़ी सी देर में ग्राफिकली एक्सप्लेन करके। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपको लिमिट्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लिमिट्स प्रोवाइड करता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क, कि इतना हो सकता था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क, के भाई मिनिमम वर्क इतना हो सकता था। हुआ कितना? प्रैक्टिकल कंडीशंस में दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट मैक्सिमम इतना हो सकता था या मिनिमम इतना हो सकता था। लिमिट देने का काम कौन करता है? रिवर्सिबल प्रोसेस करता है। तो ये हमने सीखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होते हैं। चलो टेबल फॉर्म में जल्दी से इन्हें टेबुलेट कर लेते हैं। ऐसे टेबल बनाओ फटाफट से, हेडिंग डालो रिवर्सिबल एक तरफ और एक तरफ इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल takes place in infinite steps, infinite steps। बताओ ये कैसा होता है? सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप कह दो या 2 स्टेप 3 स्टेप, इनफाइनाइट ना हो बस, ठीक है ना, 8-10 गिनती की हो। सिंगल स्टेप फिलहाल तो लिख रहा हूं, सिंगल स्टेप मतलब इनफाइनाइट ना हो, गिनती की हो। आप पिस्टन को ईंट रख के आधी आधी 2 बार में भी लाते ना, तब भी वो कैसा होता? इरिवर्सिबल ही होता, कि भाई आधी ईंट तोड़ के आधी रख दी इस बार, आधी रख दी दोबारा में, तो वो इरिवर्सिबल होता। गिनती में आ जाए तो वो इरिवर्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनमें क्या होता है? जो ड्राइविंग फोर्स होती है, ड्राइविंग फोर्स जो प्रोसेस कराना चाहती है is almost same as opposing force। opposing force, जो फोर्स अपोज कर रही है लगभग उसी के बराबर होती है ड्राइविंग फोर्स। जबकि ऐसा इधर नहीं होता है। इधर क्या होता है? जो फोर्स काम कराना चाह रही है वो अपोजिंग से बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो एक बार में ही काम हो जाता है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स वो मच मोर देन अपोजिंग फोर्स होती है। अपोजिंग फोर्स, आसान है। फिर इसके बाद जो रिवर्सिबल होते हैं इनमें इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम सेट होते हैं। इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम आर अटेन्ड। इनफाइनाइट टाइम्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है, थोड़ा सा हुआ फिर आ गया, थोड़ा सा हुआ फिर आ गया, ठीक है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, नॉट इन दिस केस। हाँ,
ऐसा इसमें नहीं होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा चेंज जो है होगा बस रिवर्सिबल में, और लगभग सेम ही हो जाएगा, और उधर ऐसा नहीं है। तो ये पढ़ा है आपको रिवर्सिबल वर्क बताने के लिए। आप हेडिंग डालेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। अभी भी जो है 100% नहीं है बॉडी, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर तक ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो हाँ हाथ भारी सा लग रहा है, और सिर में भी काफ़ी डिफरेंस है पहले के कंपैरिजन में, है ना। कुछ दिन में हो पाएगा ये सब सही। तो हम लोग रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो वर्क का मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है ऑलरेडी, कि जो DW होता है, जल्दी से बता दो वो क्या होता है ना, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, याद है? ठीक है। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान देना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो P एक्सटर्नल है वो ऑलमोस्ट सेम होगा P इंटरनल के ही हर पॉइंट पर? यही तो सीखा हमने, ठीक है। तो DW बराबर होगा माइनस ऑफ P इंटरनल इंटू DV, और क्योंकि P इंटरनल गैस का ही तो प्रेशर था, तो बताओ गैस के प्रेशर के लिए तो हमें ये भी पता है कि गैस के प्रेशर के लिए तो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है। PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? nRT। तो यहां से बताओ मैं प्रेशर लिख सकता हूं nRT बाई V, बोलो समझे ना? अरे DW बराबर होगा माइनस, बोलो, nRT बाई V इंटू DV। आइसोथर्मल क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस के मोल्स कांस्टेंट हैं क्योंकि हम गैस को कंप्रेस या एक्सपेंड कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है, तो बाहर निकालो तो DW बनेगा माइनस nRT लॉग DV अपॉन V। हाँ पता है आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, वेरी गुड। तो बस कहानी को यहाँ पे फिनिश करते हैं। बताइए DV बाई V का इंटीग्रेशन होगा ln V, और ln V को जब लिमिट लगाएंगे V2 से V1 तो मैं ln V2 माइनस ln V1, ln V2 माइनस, ठीक है ना, एक बार में लिख दूं, कोई इशू नहीं आएगा ना, क्योंकि मैथ्स हमने इतनी देख रखी है। और इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो ये W हो जाएगा, पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्चुअल वैल्यू देता है, स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन चेंज देता है, याद आता है कि नहीं? ठीक है। तो W बराबर बनेगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। नेचुरल लॉग से बेस अगर log 10 में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये क्या बन सकता है, माइनस 2.303 nRT लॉग, बिल्कुल सही, V2 अपॉन V1। तो ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। गलती से भी इसे इरिवर्सिबल के लिए मत लगा देना। इरिवर्सिबल के लिए तो फिर वही है तुम्हारा कि P डेल्टा V, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है। इरिवर्सिबल में भाई ईंट रख दी, ईंट का प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, जब तक जितनी देर तक प्रोसेस हो रहा है तो बाहर आ जाता है, और DV का डेल्टा V बन जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तो वॉल्यूम के टर्म्स में, मैं इसे प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, माइनस 2.303 nRT लॉग, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो लिख सकते हैं क्या? चलिए कॉपी कीजिए, कुछ ग्राफ्स के साथ खेलते हैं। तो देखो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं तो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क देता है। साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए अगर क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा है तो वो वर्क नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। हालांकि मैं यहाँ पर उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा और आपको जो है एक चीज़ बताने वाला हूँ। हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का फंडा सीखेंगे कि रिवर्सिबल कैसे मैक्सिमम मिनिमम वर्क की बात करता है।
तो सबसे पहले मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंशन करा रहे हैं। एक्सपेंशन के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा प्रेशर वॉल्यूम का, बहुत ध्यान से सुनना। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। प्रेशर जैसे जैसे ड्रॉप होता जाएगा वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये बात हम बहुत अच्छे से बचपन से जानते हैं कि प्रेशर ड्रॉप होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। ग्राफ इस तरह का बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है तो एरो इस साइड बनेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बताओ ग्राफ बन गया है, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। भाई ग्राफ तो बन ही रिवर्सिबल के लिए सकता है, रिवर्सिबल के लिए तो इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन ही नहीं होती। इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन नहीं होगी तो ग्राफ नहीं बनेंगे। तो ये जो ग्राफ बना है ये रिवर्सिबल के लिए है। किसके लिए? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफ बनता नहीं है वैसे। तो आप क्या करोगे, जैसे एक्सपेंशन होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एक स्टेप में होगा, बस छोड़ रहा हूँ मैं। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होगा, एक सिंगल स्टेप में होगा। एक सिंगल स्टेप में होगा तो प्रेशर एकदम से कम होगा। जैसे अभी जो पिस्टन सिलेंडर था उसमें आपने ईंट रख रखी थी, अब आप इस ईंट को हटा दो तो ये पिस्टन ऊपर भागेगी तेजी से, गैस के प्रेशर की वजह से वापस ऊपर भागेगी, तो प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, प्रेशर एकदम से ड्रॉप होगा, एकदम से ऐसे ड्रॉप होगा। और वॉल्यूम एकदम से क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे। ये एक ही बार में हुआ लेकिन दिखा नहीं सकता हूं तो फिर मैंने ऐसे ही दिखाया। ऐसे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। अगर इस ईंट के दो टुकड़े होते, पहले एक टुकड़ा उठाता तो ये आधा भागता, फिर दूसरा उठाता दोबारा भागता, वो डबल स्टेज एक्सपेंशन होता। और ऐसे ही उसको मैं पार्टिकल बना दूं चूरा पूरा दो टुकड़ों की जगह, तो वही इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाता? रिवर्सिबल में। इनफाइनाइट स्टेप्स में किया जाए इरिवर्सिबल प्रोसेस तो वही क्या बन जाता है? रिवर्सिबल। सिंपल है। बताइए एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन कलर से अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं तो एरिया अंडर कर्व इतना आ रहा है, ठीक है ना। और अगर रिवर्सिबल की बात करूं तो रिवर्सिबल में एरिया अंडर कर्व कैसा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो फॉर एक्सपेंशन क्या होता है? फॉर एक्सपेंशन आपका W रिवर्सिबल कैसा होता है? ज्यादा होता है W इरिवर्सिबल से। यानी एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क कौन करेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि फॉर एक्सपेंशन मैक्सिमम वर्क कैन बी डन बाई, तो वो किसके थ्रू हो सकता है? रिवर्सिबल के लिए। तो फॉर एक्सपेंशन W रिवर्सिबल ज्यादा होगा, यानी एक्सपेंशन वर्क के लिए एक्सपेंशन वर्क मैक्सिमम होता है। किसके लिए? मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क इज मैक्सिमम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही 2 मिनट में एक कंप्रेशन करा लेते हैं। तो देखो ग्राफ तो सेम ही बनने वाला है भाई, ग्राफ तो सेम ही बनेगा, कर्व ही बनेगा, ठीक है। लाइनें सीधी नहीं हो रही हैं, भावनाओं को समझेंगे। तो कर्व तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इस बार क्या होगा? एरो ऊपर कर देंगे। ग्राफ बना दिया है तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल है। अब कंप्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्रेशन के लिए प्रेशर अचानक से क्या होगा? बढ़ेगा। एक साथ प्रेशर बढ़ेगा मतलब ऐसे करके लाइन बनाऊंगा ऊपर प्रेशर बढ़ने की, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। इस बार जो ग्राफ है अंडर ये पूरा आएगा। और रिवर्सिबल में अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो रिवर्सिबल का ये ग्रीन वाला होगा। तो इस बार बताओ W इरिवर्सिबल कैसा है? ज्यादा है। किससे? W रिवर्सिबल से। तो कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क इरिवर्सिबली किया जाता है। थ्योरेटिकली ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं, बहुत बारीक सी चीजें हैं, ध्यान रहें तो अच्छा रहता है। समझ में आई? कॉपी कीजिए। अब आप लोग टेस्ट दो और जो क्वेश्चंस हैं इसके नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे भाई, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए और अब आप मॉड्यूल लगाना शुरू कर सकते हो। मैंने वहां तक पहुंचा दिया है तुम्हें जहां से मॉड्यूल शुरू हो सकते हैं अब, ठीक है ना। क्वेश्चंस करना, बिना क्वेश्चंस के थर्मो समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।